Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Shagufi. In today's video we will discuss about expert opinion. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन्स व्हेन रेलिवेंट, कि थर्ड पर्सन की ओपिनियंस जो होंगी, अगर कोई किसी पर्सन से हम ओपिनियन लेते हैं तो वो कैसे होगी, ठीक है। तो उसके सारे प्रोविज़न्स जो हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 to 51 डील करते हैं, ठीक है। तो इसको हम आज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये इंट्रोडक्शन ये कहता है कि ये चैप्टर सेकंड में आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के 45 to 51 तक। अब जनरल रूल तो ये है बेसिकली कि अगर कोई पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन है या कोई भी अदर पार्टी है, अगर वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी फैक्ट के बारे में कोई भी ओपिनियन क्रिएट करती है तो वो इररेलेवेंट माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हियर से एविडेंस देखते हैं, ठीक है। तो हियर से एविडेंस में वो जनरल रूल ये है कि हियर से एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है, बट इस पार्ट में वो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी सेक्शंस डील करते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन और ऑर्डिनरी एक्सपर्ट पे, तो ये सारे के सारे इस जनरल रूल की एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी सेक्शंस है 45 to 51, ये सब जनरल रूल जो कि कहता है कि किसी भी थर्ड पार्टी या पर्सन की ओपिनियन अगर हम लें तो वो इररेलेवेंट है, बट इन सेक्शन के अंतर्गत उसको रेलिवेंट बताया गया है, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन कवर होता है। 45 है वो एक्सपर्ट से डील करता है कि कौन होगा एक्सपर्ट, क्या कोई भी पर्सन एक्सपर्ट बन सकता है। तो देखो सेक्शन 45 ये कहता है कि जो एक्सपर्ट होगा वो क्या होगा, जब भी कोर्ट को कोई किसी भी मैटर के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करनी है और कोर्ट को कोई क्लू नहीं मिल पा रहा, कोर्ट समझ नहीं पा रहा कि इसको कैसे देखा जाए, क्या इस चीज़ को कैसे डील करा जाए, तो कोर्ट जो है एक्सपर्ट्स की हेल्प लेती है। अब वो जो एक्सपर्ट की हेल्प लेती है कैसे, किसी फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग करनी हो या फिर फिंगर इम्प्रेशन, मेजर जो पॉइंट्स हैं कि इन पॉइंट्स पे कोर्ट जो है ओपिनियन फॉर्म करती है। अब जब वो ओपिनियन फॉर्म करेगी तो वो किसकी हेल्प लेगी, एक्सपर्ट की हेल्प लेगी कि एक्सपर्ट का क्या कहना है इन पे, फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग एंड फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाए जाएंगे, एक्सपर्ट्स कहलाए जाएंगे। तो सेक्शन 45 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि एक्सपर्ट जो होंगे वो पर्सन एक्सपर्ट होंगे जो कोई अपनी ओपिनियन देते हैं किन किन टॉपिक्स पे, फॉरेन लॉ पर, साइंस पर, आर्ट पर, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन। अब देखो एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है, ठीक है, वो अप टू डेट रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपने फील्ड में हम कह सकते हैं माहिर होते हैं एक तरीके के, ठीक है। तो वो एक्सपर्ट्स कहलाए जाते हैं। यहाँ पे एक केस लॉ है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस था। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि क्या कोई गोल्ड स्मिथ जो है वो एक एक्सपर्ट होगा या नहीं। कोर्ट ने ये कहा कि डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर उसके पास स्किल्ड है, ठीक है, उस काम को करने में वो अच्छा इंसान है, स्किल्ड पर्सन है, तो उसकी ओपिनियन जो है इनफ होगी किसी भी मैटर के ऊपर। जैसे कि गोल्ड स्मिथ, अब उसको उस सुनार को सोने के बारे में सब कुछ पता होगा कि कौन सा नकली है कौन सा असली है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि आपको प्रोफेशनल गोल्ड स्मिथ होने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जो है, अगर आप उस चीज़ में स्किल्ड पर्सन है तो आप अपनी ओपिनियन जो है उसकी रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 45 क्लॉज ए, ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो एग्जामिनर होता है उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, या ऑफ कोर्स रेलिवेंट होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये बात करता है कि जब कोई प्रोसीडिंग, ठीक है, चल रही है, कहाँ पर, कोर्ट में, कोर्ट को ज़रूरत पड़ी कि
ओपिनियन फॉर्म करनी है उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटिंग। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड है या फिर स्टोर्ड है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्सेज में। तो यहाँ पे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो ओपिनियन होगी, ठीक है, जो कि हमारी सेक्शन 79 क्लॉज ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में वहाँ से रेफ़र करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे रेलिवेंट फैक्ट होगी। सीधा सीधा ये समझिए आप कि कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की क्या देता है, वो एग्ज़ामिनर है और उसकी कोई ओपिनियन देता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से कि क्या ये सही है या गलत है, इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और कोर्ट को फॉर्म करना ही है ओपिनियन, कोई डिसीजन पे पहुंचना है कोर्ट को, तो यहाँ पे उसकी ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी एग्ज़ामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। एक्सप्लेनेशन ये है इसका, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्ज़ामिनर वो एक्सपर्ट माना जाएगा, ठीक है, वो भी एक्सपर्ट की कैटेगरी में आएगा। अब देखते हैं हम सेक्शन 46। देखो सेक्शन 46 बहुत इजी है। ये बात करता है फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। कैसे कि जो फैक्ट वैसे तो रेलिवेंट नहीं है, बट अगर उसके सपोर्ट में या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जो उस मैटर के कंसिस्टेंट हो और एक्सपर्ट ये ओपिनियन देता है, वो जो सपोर्ट दी गई है उन फैक्ट्स को, तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। और जब एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलिवेंट होगी तो ये वाले जो फैक्ट हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे एक पर्सन है, अब उसे पॉइज़न दिया गया था, जहर, ठीक है, कोई एक फैक्ट यहाँ पे ये है कि उसको जो पॉइज़न दिया गया था, ठीक, तो उसके जैसे सिम्टम्स जो हैं दूसरे लोगों में भी पाए गए। तो यहाँ पे जब एक्सपर्ट ने यहाँ पे ये बात करी, अगर वो अफर्म करता है या फिर डिनाई करता है कि वो जो सिम्टम्स थे वो सेम थे या नहीं, तो यहाँ पे इस एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या होगी, रेलिवेंट होगी। कि अगर वो कह देता है कि एक्सपर्ट ने ये कहा कि उसको जो पॉइज़न दिया गया, अदर पर्सन को भी जो पॉइज़न दिया गया था सेम है दोनों में सिम्टम्स, तो भी यहाँ पे रेलिवेंट माना जाएगा। अगर वो डिनाई कर देता है कि देखिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, इनमें कोई सिम्टम्स मैच नहीं करते, तो उस पर्सन ने हो सकता है इसे पॉइज़न ना दिया हो, तो तब भी कोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को रेलिवेंट मानेगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 47। सेक्शन 47 बहुत इजी है। वो बात करता है हैंड राइटिंग की, कि अगर हम किसी की हैंड राइटिंग के ऊपर किसी पर्सन की ओपिनियन ले तो क्या वो रेलिवेंट होता है। कोर्ट, अब देखो जब कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करनी होती है किन बेसिस पे, कोई डॉक्यूमेंट मिला उन्हें हैंड राइटिंग पे, हैंड राइटिंग के उस पे, मतलब उसके पर्सन के द्वारा लिखा गया था वो पत्र, वो मिला। अब कोर्ट अगर उसको गलत तरीके से लेगा तो हो सकता है कि कोई जो गुनहगार है वो बच जाए और जो बेगुनाह है वो फंस जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि रिटन या साइन किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, ठीक है, अब किसी पर्सन की, यहाँ पे बात आती है ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है, किसकी बात आती है, थर्ड पर्सन की बात आती है कि अगर वो पर्सन उसके एक्वांटेड है विद द हैंड राइटिंग ऑफ द पर्सन बाय हुम इट इज़ सपोज टू बी रिटन, जिससे ये सपोज किया गया कि हाँ उसके द्वारा लिखा गया था, तो वो दूसरा पर्सन जो है यानी कि ये वाला थर्ड पर्सन जो है उस वाले पर्सन के क्या है, एक्वांटेड है, ठीक है, जान पहचानने वाला है। और क्या कहते हैं यहाँ पे जब वो कोई ओपिनियन फॉर्म करेगा ये वाला थर्ड पर्सन इसकी हैंड राइटिंग के ऊपर, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 47।
नेक्स्ट आती है सेक्शन 48। सेक्शन 48 बात करती है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। ये कैसे, कब रेलिवेंट होगा अगर ओपिनियन फॉर्म की जाए राइट और कस्टम के लिए, ठीक है। तो ये कब होगा, व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जनरल कस्टम और राइट। जब कोर्ट को ये फॉर्म करना होता है कोई भी ओपिनियन किसी भी जनरल कस्टम और राइट के एग्जिस्टेंस को लेके, तो जो पर्सन है जो जानते हैं कि क्या कस्टम और राइट जो हैं एग्जिस्ट करते थे या करते हैं, तो वो उस पर्सन की जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट मानी जाएगी। तो ये भी थर्ड पर्सन वाली बात आ गई, यानी कि ऑर्डिनरी विटनेस। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे कहा गया कि देखो कोई पर्टिकुलर विलेज में वहाँ के विलेजर्स के पास राइट था कि वो जो है किसी एक पर्टिकुलर वेल से यानी कि कुएं से पानी यूज़ कर सकते हैं उसका पानी, ठीक है। तो ये एक जनरल राइट था उनका। तो यहाँ पे ये जनरल राइट जो है अगर कोई और पर्सन जाके कहे कोर्ट को कि जी ये तो जनरल राइट है इनका और हम जानते हैं कि ये इनका राइट एग्जिस्ट करता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत इसको क्या माना गया रेलिवेंट माना जाएगा। सेक्शन 49 कहता है ओपिनियन एज टू यूसेजेस टीनेट्स एट्सेट्रा कब रेलिवेंट होंगी। वही सेम चीज़ अगर कोई पर्सन आके कह दे कि भाई इनके यहाँ पे ये यूसेजेस चलते हैं, ये टीनेट्स हैं, तो वो चीज़ कोर्ट जो है मानेगी और रेलिवेंट भी उसको करार करेगी, ठीक है। सेक्शन 50 जो है वो बात करता है ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप। देखो अगर कोई पर्सन है थर्ड पर्सन यानी कि ऑर्डिनरी विटनेस है, ठीक है, तो कोर्ट ने उसकी हेल्प ली कि आप जो हो मुझे बताओ कि क्या इनकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो देखो वो जो जानकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो मैरिड हैं, ठीक है, क्या वो मैरिड थे। तो यूजुअली क्या हुआ, उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स थे वो उनको हस्बैंड और वाइफ के रूप में ट्रीट करते थे। तो यहाँ पे वो फैक्ट रेलिवेंट है। सेम एज़ यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर हम किसी पर्सन के बारे में या लोगों के बारे में ये बताते हैं कि उनकी रिलेशनशिप क्या है, उसका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं, ठीक है, तो वो जो ओपिनियन जब कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट उसको रेलिवेंट मानेगा। सेक्शन 51 ये बात कहता है कि जब कोई पर्सन जो है अपनी ओपिनियन के देता है और वो ओपिनियन उसकी रेलिवेंट होती है, तो वो जिन ग्राउंड्स पे ओपिनियन दे रहा है तो वो ग्राउंड्स भी रेलिवेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, एक एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन को फॉर्म करने के लिए और उसने वो सारे अकाउंट्स दिखाए कि देखो मैंने ये इन कंडीशंस को देखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रही हैं मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी ओपिनियन को रेलिवेंट माना जाएगा। कंक्लूजन देखिए इसका बेसिकली क्या होता है, जो एक्सपर्ट हैं आर जज्ड विद अ डिफरेंट आई बाय द कोर्ट। अब जो ओपिनियन दे रहे हैं यानी कि एक्सपर्ट दे रहे हैं, भले ही उन्हें केस के फैक्ट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है केस के फैक्ट के बारे में, लेकिन तब भी उन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन मैटर करती है। और कोर्ट जो है, जब कोर्ट को कोई भी नॉलेज नहीं होती किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो वो इन एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेता है, ये ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी, एक शॉर्ट लेक्चर था एक्सपर्ट ओपिनियन पे। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।